वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमीटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में विद द कांस्टेंट करंट सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर या डिफरेंशियल ओप एम्प की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ओप एम्प होता है या तो वो फैट से मिलकर बना हो सकता है या फिर वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हो सकता है। यहाँ पर हम ओप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की हेल्प से। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम देख सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर हमने दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 कंसीडर किए हैं। दोनों ही ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। प्लस VCC और माइनस VEE यहाँ पर सप्लाई वोल्टेजेस होती हैं। V इनपुट 1 और V इनपुट 2 यहाँ पर इनपुट वोल्टेजेस होती हैं, ठीक है, जो ओप एम्प की इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई की जाती है। यहाँ पर RC1 और RC2 जो है वो कलेक्टर रजिस्टेंसेज हैं। RE हमारा एमीटर रजिस्टेंस है। R1 और R इनपुट 1 और R इनपुट 2 हमारे इनपुट रजिस्टेंसेज हैं जिनके थ्रू हम इनपुट वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं इस ट्रांजिस्टर को। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर से आउटपुट कंसीडर करते हैं, ठीक है। और दोनों ही ये जो ट्रांजिस्टर है ये हम कैसे कंसीडर करते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ठीक है। वैसे तो दो ट्रांजिस्टर कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब जैसा कि हमें पता है ट्रांजिस्टर का जो एमीटर करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट, इसी के इक्वल होता है। और अगर हम बेस करंट की बात करें तो जो बेस करंट होता है ट्रांजिस्टर का वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि सिर्फ 5% ही रिकम्बिनेशन होता है बेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो बेस करंट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, तो जो हमारा एमीटर करंट है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, कलेक्टर करंट के, ठीक है। और दोनों ट्रांजिस्टर क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों के एमीटर से क्या फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर 1 से जो एमीटर करंट फ्लो कर रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा ट्रांजिस्टर 2 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस RE के अंदर करंट देखें तो ये क्या है, हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। तो इधर से करंट मिल रहा है एमीटर करंट IE1, ये भी हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। इधर से करंट मिल रहा है IE2 और ये दोनों किसके अंदर जा रहे हैं, ये एमीटर रेजिस्टेंस RE के अंदर। तो इसका मतलब RE से जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल है, वो इन दोनों एमीटर करंट के सम के इक्वल है, ठीक है। तो जो हमारा RE के अक्रॉस मतलब रेजिस्टेंस एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, वो दोनों का सम होगा, ठीक है, दोनों करंट का, दोनों एमीटर करंट का। और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये या तो ट्वाइस ऑफ एमीटर करंट जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर से फ्लो कर रहा है उसके इक्वल होगा, या फिर जो एमीटर करंट सेकेंड ट्रांजिस्टर से फ्लो कर रहा है उसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें इस सर्किट से कांस्टेंट करंट चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट करंट चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ये जो करंट मिल रहा है एमीटर के अक्रॉस, एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एमीटर करंट पर डिपेंड कर रहा है। एमीटर करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इन रिवर्स कलेक्टर करंट पर। हमें पता है कि जो कलेक्टर करंट होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो अकॉर्डिंगली ये जो करंट मिल रहा है रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट करंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस हमें RE दिखाई दे रहा है इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एक ऐसा सर्किट जो कि कांस्टेंट करंट सप्लाई कर सके, ठीक है। तो उसको अगर हम रिप्लेस करें तो जो हमारे पास मॉडिफाइड सर्किट है वो क्या बन जाता है, हमारा मॉडिफाइड सर्किट ये बन जाता है, ठीक है। ये हमारा बनता है मॉडिफाइड सर्किट। और इसके अंदर जो हमारे पास ये RE को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इस सर्किट से। और ये जो सर्किट है हमारा ये क्या देता है, ये हमें कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है। अब वो कांस्टेंट करंट कैसे सप्लाई होता है वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है Q3, इसको नाम दे देते हैं। ये है एमीटर रेजिस्टेंस RE, ये है रेजिस्टेंस R1 R2, ठीक है। R2 जो है वो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्टेड है। R1 जो है वो बेस और किसके बीच में, VEE सप्लाई वोल्टेजेस के बीच में कनेक्ट है R1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो सर्किट है ये कांस्टेंट करंट सप्लाई की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम
जो रेजिस्टेंस आर ई है, एमीटर रेजिस्टेंस आर ई, इसके अक्रॉस अगर हम करंट देखें तो लेट कर लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, IE3 फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो करंट है वो कितना कंसिडर कर लेते हैं, IE3। और इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है तो इस करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है फिगर के अंदर। तो अगर हम इस करंट को निकालें तो करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो क्या है, एमीटर पे जो भी वोल्टेज होगी वो हम VE3 कंसीडर कर लेते हैं। तो IE3 कितना आ जाएगा, VE3 माइनस का VEE डिवाइडेड बाय एमीटर रेजिस्टेंस RE। तो ये क्या बनेगा, हमारा IE3 बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा करंट किसके अक्रॉस आ गया, इस रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस आ गया। ठीक है, यहाँ पर बेस पर जो वोल्टेज है वो हम लेट कर लेते हैं, वो कितनी है, इस ट्रांजिस्टर Q3 के बेस पर जो वोल्टेज प्रेजेंट है वो हम लेट कर लेते हैं, वो VB3 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें VBE की, तो VBE क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर। मतलब बेस और एमीटर पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, VBE3, जो कि किस किस का डिफरेंस होता है, जो कि डिफरेंस होता है बेस वोल्टेज माइनस में एमीटर वोल्टेज का। ठीक है, अब अगर ट्रांजिस्टर 3 की बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रांजिस्टर 3 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VB3 माइनस में VE3, यही होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे इस VB3 की वैल्यू। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सर्किट हम यहाँ पर कंसीडर कर रही हैं वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, वो कांस्टेंट करंट सप्लाई की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, VB3 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमने सर्किट कंसिडर किया था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम कंसिडर करते हैं। तो ये सर्किट हम उठा लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ तक, ये जो सर्किट है हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस R2, इस पॉइंट पर था हमारे पास VB3, ये था हमारा R1, और R1 के दूसरे एंड पर कितनी सप्लाई वोल्टेज हो रही थी, माइनस का VE। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर KCL अप्लाई करते हैं तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर हमें VB3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वहीं से हमें सारी मेजरमेंट लेनी होगी। तो अगर हम यहाँ पर VB3 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए KCL लगाएं तो क्या होगा, VB3 माइनस में 0 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, VB3 माइनस में माइनस ऑफ VEE डिवाइडेड बाय R1, और इन सबका सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी टर्म्स आ रही हैं VB3 और VB3 वाली वो एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये VB3 की एक टर्म है, ये एक VB3 की टर्म है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं, बाकी टर्म को इधर ले आते हैं। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, VB3 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VB3 की क्या वैल्यू आ गई, माइनस में R2 VEE डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2। ठीक है, अब हमने VB3 की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये जो हमारी VB3 आ रही थी वो कहाँ थी हमारे पास, VB3 की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो जो हमारा बेस एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है ट्रांजिस्टर 3 के अक्रॉस वो कितना आ जाता है, वो हमारे पास ये आ जाता है, ये था VB3 माइनस में VE3, यही था हमारे पास। तो VB3 की क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर करंट निकालें तो जो करंट है हमारा वो क्या रहेगा, करंट, और अगर यहाँ से VE3 की वैल्यू निकालें तो VE3 की क्या वैल्यू आ जाएगी, VE3 की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, VE3 की वैल्यू निकाल ली। तो देखिए हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया किसके अक्रॉस वोल्टेज, जो हमारा 3 नंबर का ट्रांजिस्टर था उसके एमीटर के अक्रॉस क्या मिल गई, हमें वोल्टेज मिल गई। तो अगर हम करंट निकालें तो करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है हमारे पास, देखिए जो I3 की
वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो क्या आ रही थी हमारे पास, I3 की वैल्यू ये आ रही थी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो VE3 की वैल्यू आई उसको पुट कर देंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसको RE से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास IE3 की क्या वैल्यू आ गई, VE3 प्लस में VEE डिवाइडेड बाई RE। ठीक है, और VE3 की क्या वैल्यू है, वो ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस में था VEE डिवाइडेड बाई RE। ठीक है, और जो एमीटर के अक्रॉस जो भी करंट होता है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, कलेक्टर के अक्रॉस करंट के, क्योंकि बेस करंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो एमीटर करंट ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है, कलेक्टर करंट के। और कलेक्टर करंट यहाँ पर अगर हम देखें ट्रांजिस्टर 3 के अंदर, तो जो कलेक्टर करंट है यहाँ पर, ये जो ट्रांजिस्टर हमारा 3 है ये इसका कलेक्टर है, और कलेक्टर करंट देखे तो वो किस किस का सम बन रहा है, फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर है उसका एमीटर करंट इधर आ रहा है, जो सेकंड ट्रांजिस्टर उसका एमीटर करंट आ रहा है। तो ये जो कलेक्टर करंट है इस ट्रांजिस्टर 3 के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो किस किस का सम होगा, वो होगा फर्स्ट ट्रांजिस्टर के एमीटर करंट का प्लस में सेकेंड ट्रांजिस्टर के एमीटर करंट का। तो यहाँ पर IE3 की क्या वैल्यू बन गई, फर्स्ट ट्रांजिस्टर की वजह से कलेक्टर करंट, सॉरी फर्स्ट ट्रांजिस्टर की वजह से एमीटर करंट प्लस में सेकेंड ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, वो क्यों, क्योंकि दोनों हमने आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर कंसीडर किए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ E1। और अगर IC3 की वैल्यू ये है तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, IE3 की वैल्यू बन जाएगी। और IE3 की वैल्यू क्या आ रही थी, IE3 की वैल्यू अभी अभी हमने सोल्व की वो ये आ रही थी। ठीक है, ये हमारी IE3, तो IE3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ IE1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ IE1 की क्या वैल्यू आ गई, IE3 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए IE1 की वैल्यू निकालेंगे तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर जो VEE और VEE वाले टर्म हैं उनको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, और 2 से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं तो फर्दर सोल्व करें तो ये एक बार इसके नीचे ट्वाइस ऑफ E1 ले RE ले लेंगे, एक बार इसके नीचे ट्वाइस ऑफ E ले लेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। तो जो हमारा IE1 है, जो एमीटर करंट है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, वो किसके इक्वल आ गया, वो हमारा इस इक्वेशन के इक्वल आ गया, ये जो इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है R1 पर, RE पर, R2 पर, ठीक है, VEE पर, VBE3 पर। तो देखिए R1, R2 और RE सारे क्या हैं, रेजिस्टेंस, और किसी भी गिवन ऑप एम्प के लिए इन सभी की क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब ये सारे तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। VE क्या थी, हमारे पास सप्लाई वोल्टेज थी, ठीक है, जो कि क्या रहेगी, वो भी फिक्स रहेगी। और VBE क्या थी, ट्रांजिस्टर Q3 के अक्रॉस बेस एमीटर पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था उसको रिप्रेजेंट कर, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो एमीटर करंट IE है वो कैसा आ रहा है, वो हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। और यही तो हम कह रहे थे कि ये जो सर्किट है वो किसकी तरह वर्क करेगा, कांस्टेंट करंट सप्लाई की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कि क्या करे, जो कि कांस्टेंट करंट को सप्लाई करे, और हमें मिल गया कांस्टेंट करंट IE1। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि जो करंट होता है ट्रांजिस्टर का वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर जाता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती है, वेरी करती है। तो ये अगर वेरी करेगा तो जो एमीटर करंट अभी अभी हमने निकाला वो भी वेरी कर जाएगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो हमें अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक डायोड लगा देते हैं। ठीक है, और वो डायोड कहाँ पर लगा देते हैं, वो डायोड हम लगाते हैं R1 और VBE3 के बीच में। ठीक है, बेस पे और यहाँ पर R1 के बीच में। और किस टाइप से लगा देते हैं, कुछ इस टाइप से। ये हमारा होगा डायोड, ठीक है, ये हमारा होगा इस ट्रांजिस्टर का बेस, और ये होगा हमारा रेजिस्टेंस R1। तो अगर हम इस पूरे सर्किट में इस टर्म को और इस डायोड को और इंट्रोड्यूस करें तो ये जो हमारा सर्किट है वो कैसा बन जाता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, IE को कांस्टेंट फिक्स कर सकते हैं, जो एमीटर करंट है उसको कांस्टेंट बना सकते हैं। तो ये था हमारा कॉमन एमीटर डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद कांस्टेंट करंट सप्लाई। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।